नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डाइट के बारे में कि एक पेशेंट जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, जिसका यूरिन में से प्रोटीन निकलता हो, वो कैसे एक सही डाइट लेकर अपनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन को कंट्रोल कर सकता है, कैसे वो कॉम्प्लिकेशन जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकता है एक सही डाइट लेके। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। डाइट जो होती है वो किसी भी किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डाइट को कंट्रोल करके एक किडनी का पेशेंट अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी कुछ मैनेज कर सकता है। इसलिए हर एक किडनी के पेशेंट को उसके हिसाब से डाइट के बारे में पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उसकी किडनी कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है हर एक किडनी के पेशेंट के पास होने की जरूर चाहिए। अगर केस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का हो, जहाँ पर बॉडी सिर्फ प्रोटीन का लॉस कर रही हो, यूरिन के थ्रू प्रोटीन बॉडी से बाहर जा रहा हो, बॉडी कमज़ोर होती जा रही हो, वीकनेस आती जा रही हो, उस पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी कंडीशन को समझे कि आखिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, क्यों उसकी बॉडी में हो रहा है और कैसे वो डाइट को कंट्रोल कर डाइट को सही तरीके से लेकर अपनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन को बदल सकता है, कंट्रोल में कर आ सकता है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अगर हम निग्लेक्ट करते हैं, सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो धीरे धीरे वो और बीमारियों के रूप में कन्वर्ट होता चला जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मेजर केसेस के अंदर आपको किडनी लेवल बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, मगर अगर किडनी का पेशेंट का ध्यान नहीं रखता तो किडनी फेल होना शुरू हो जाती है, स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है और दसियों टाइप की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डायलिसिस, उसके बाद ट्रांसप्लांट। तो एक किडनी का पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए सही तरीके से डाइट को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किसी को अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो जो उसके अंदर सिम्टम जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं कि वो प्रोटीन का लॉस कर रहा होता है, बॉडी में से प्रोटीन बाहर जा रहा होता है यूरिन के थ्रू, एल्ब्यूमिन के थ्रू। तो ऐसे पेशेंट को अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। पूरी बॉडी प्रोटीन की ही बनी हुई होती है और वही प्रोटीन आपकी बॉडी में से बाहर जा रहा है। ये ऐसा कुछ होता है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर कच्चा माल जो आपकी बॉडी बनी है वही कम इकट्ठा हो रहा है, कम आपकी बॉडी में। तो इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि आपका वेट बहुत तेजी से गिरना शुरू होता है। पेशेंट हर एक महीने में 1 किलो 2 किलो वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, बॉडी के अंदर वीकनेस, इतनी वीकनेस कि पेशेंट के लिए खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हर एक किडनी की कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ केसेस के अंदर हमें प्रोटीन को पूरा बंद करवाना पड़ता है, मगर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें प्रोटीन देना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉडी बचेगी तभी तो हम किडनी को बचा पाएंगे। जब आपकी किडनी बचेगी ही नहीं, जब आपकी बॉडी ही नहीं बचेगी तो हम किडनी को बचाकर भी क्या कर लेंगे। तो बॉडी को बचाना प्रायोरिटी होता है। किडनी अगर थोड़ी सी नुकसान सह भी लेती है तो हमारे पास ऑप्शन है कि डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, एक ऑप्शन है हमारे पास। मगर अगर बॉडी ही खत्म होगी तो आप किसको बचाओगे, किस किडनी को बचाओगे। तो बॉडी को बचाने के लिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स को अपने प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनकी बॉडी में वो एसिमिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा, बॉडी का वेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितने भी पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं जो साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, उनकी डाइट बाकी किडनी के पेशेंट से अलग होती है। जहाँ पर बाकी किडनी के पेशेंट्स को हम बंद करवा देते हैं प्रोटीन का इंटेक, आपकी बॉडी में प्रोटीन ठीक ठाक है, आपका लॉस बहुत कम हो रहा है, आपको प्रोटीन का इंटेक बंद कर दो जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में आ जाए। मगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केसेस के अंदर क्या होता है कि क्रिएटिनिन लेवल तो नॉर्मल होता है, बस प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ऐसा प्रोटीन बताना पड़ता है जो बॉडी के अंदर जाए, एसिमुलेट हो और कम से कम वेस्ट मटेरियल बनाए। तो पेशेंट को हमें बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन बताना पड़ता है कि ये जो आपने खाया है ये आपकी किडनी को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि प्रोटीन के साथ एक और दिक्कत होती है, अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो भी पेशेंट की किडनी खराब होती देखी जाती है कि पेशेंट के जो किडनी लेवल है, यूरिया लेवल है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसकी जो किडनी है, फिल्ट्रेशन है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को अपनी किडनी की कंडीशन को समझते हुए सही अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करना शुरू कर देना चाहिए और अपने जिससे वो जो प्रोटीन का लॉस है उसे कंपनसेट करे, अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो बढ़ना शुरू हो और जो उसकी जो वेट लॉस की दिक्कत है, थकावट की दिक्कत है,
वो कम होनी शुरू हो जाए। इसको कुछ इस तरह से समझो कि आपकी बॉडी एक टैंक की तरह है, पानी का टैंक है जिसमें लीकेज है। तो अगर हम लीकेज के चलते हुए अगर हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो प्रोटीन आपकी बॉडी में इतना जाना चाहिए कि वो उस लीकेज को कंपनसेट करते रहे। अगर वो लीकेज भी कंपनसेट होती रहेगी तो आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है। और अगर हम उस वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उस कंपनसेशन से थोड़ा सा सरप्लस लेना चाहिए। तो आप जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं, हम अक्सर उनका वेट देखकर उनको सही तरीके से गाइड करते हैं कि आपने इतना प्रोटीन दिन में लेना है, ये प्रोटीन लेना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से बात करें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कितना प्रोटीन आपको इनटेक करना है अपने वेट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, उसको आप जरूर इवेल्युएट करवाएं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मगर जितने भी पेशेंट हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं आइडिया दे देता हूँ आज इस वीडियो में कि वो कितना प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं, किस तरह से उनको इनटेक करना चाहिए। जो प्रोटीन होता है उसका जो बेस्ट सोर्स होता है वो एनिमल प्रोडक्ट्स ही होते हैं। जो प्रोटीन का नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट हो उसको हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एनिमल प्रोटीन ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। और सबसे अच्छा जो एनिमल प्रोटीन हम कंसिडर करते हैं वो होता है एग वाइट। एग वाइट ऐसा प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में कंसिडर किया जाता है कि वो 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप कोई भी प्रोटीन ना लें, सिर्फ एग वाइट लें। अगर आपने कोई प्रोटीन इसके अलावा लेना भी हो तो आप सिर्फ फिश ले सकते हैं। इसके अलावा जितना भी रेड मीट होता है, चिकन है, मटन है, ये हम पूरी तरह से अवॉइड करवाते हैं हर एक किडनी के पेशेंट के अंदर। जो एग वाइट होता है उसकी खास बात क्या होती है कि वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। शायद उसमें बस विटामिन सी नहीं होता, बाकी उसमें जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितना भी कैल्शियम चाहिए होता है, सेलेनियम चाहिए होता है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक पेशेंट को चाहिए, जिसका वो नुकसान उठा रहा है, वो भरपाई तो होती ही होती है, बल्कि प्रोटीन भी ऐसा होता है जो उसकी बॉडी को लगना शुरू होता है। तो अब कितने एग्स लेने हैं ये भी एक बहुत बड़ा एक इश्यू होता है। तो एक सिंपल सा हिसाब है, जितने केजी की आपकी बॉडी है उतने ग्राम आप प्रोटीन ले सकते हैं दिन भर के अंदर। मान लो मेरा वेट है 70 किलो, तो मैं 70 ग्राम तक प्रोटीन उसका इंटेक कर सकता हूँ। मगर ध्यान क्या देने वाली बात होती है कि अगर आप प्रोटीन का इंटेक स्टार्ट करते हैं और आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू होता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होती है। अगर आपके लेवल बढ़ते हुए नजर आए तो साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स आपको नीचे दिए हुए नंबर में मिल जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आप प्रोटीन का इंटेक चालू रखते हुए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन को सुधार सकते हैं। जब आप प्रोटीन इंटेक करना शुरू करें तो आपको अपने वेट पे ध्यान देना होता है, क्योंकि आप 70 ग्राम आप प्रोटीन ले रहे हैं और आपका वेट लॉस हो रहा है तो उस अमाउंट को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आपका यूरिन में भी प्रोटीन बढ़ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रोटीन है अगर आप उसका इंटेक ज्यादा करेंगे तो यूरिन के अंदर उसका लॉस भी बढ़ता हुआ देखा जाता है कि वो जो यूरिन में आपका 2+ आ रहा था, 3+ आ रहा था, वो 4+ हो जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं होती। मगर जो आपके ब्लड की रिपोर्ट के अंदर ब्लड एल्ब्यूमिन कर जो लिखा हुआ होता है उसकी लेवल में भी ग्रोथ होनी चाहिए, वो बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। क्योंकि जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या देखा जाता है कि उनके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम होता है। अब ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का कम होने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर आपका जो कच्चा माल है वो कम होना, और एल्ब्यूमिन अगर कम होता चला जाएगा तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स है वो कम बनने शुरू होते हैं और क्या होता है कि पेशेंट एनीमिक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत बारीकी से आपको हर चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, वो होती है सोडियम की। सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी बीपी को मैनेज करता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट को भी मैनेज करता है सोडियम। तो जितने भी पेशेंट होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, अगर उनका बीपी हाई बना रहता है तो उनका प्रोटीन लॉस भी ज़्यादा होना शुरू होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पे लोड पड़ता है और वो प्रोटीन लॉस बढ़ जाता है। तो जितने भी पेशेंट हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, उनके लिए बीपी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को अपने खाने में से नमक को कम से कम कर देना चाहिए, मिनिमम लेवल तक ले जाना चाहिए, जिससे पेशेंट का जो बीपी है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सके। क्योंकि जितना अच्छा वो मैनेज होगा उतना कम लॉस होगा आपको प्रोटीन का। तो ये तो बात होगी प्रोटीन की, सॉल्ट की। इसके बाद अक्सर पेशेंट पूछ बैठता है कि मैं पानी कितना लूँ और कितना मैं पानी पीऊँ। तो जितने भी पेशेंट होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि पानी आप अपनी
बॉडी की सेंसर के हिसाब से लीजिए। आपकी बॉडी में कई टाइप के सेंसर लगे होते हैं। जब आपको प्यास लगी होती है तो आपकी लिप्स क्रैक करना शुरू कर देते हैं, आपके जो होंठ हैं वो सूख जाते हैं, आपकी जो टंग है वो ड्राई हो जाती है। तो उसको सेंस कीजिए और जितनी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है पानी की उसको पूरा कीजिए, जैसे नॉर्मल हर एक इंसान करता है, नॉर्मली किया जाता है। आपकी किडनी खराब होनी शुरू ज़रूर हुई है मगर उसकी फिल्ट्रेशन रेट कम नहीं होती। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जीएफआर बहुत घटा हुआ नहीं देखा जाता, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं देखी जाती, पेशेंट बहुत ज़्यादा पतले देखे जाते हैं कि पेशेंट में बिल्कुल अपना जो मसल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, वेट बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो उन पेशेंट्स को पानी की अमाउंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, जितनी ज़रूरत है उतना उसको लीजिए। इसके अलावा पेशेंट अक्सर हमसे पूछता है कि मैं खाने में और क्या ले सकता हूँ, कितनी रोटियाँ ले सकता हूँ। तो जितने भी पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं वो अपनी मर्जी के अनुसार सही अमाउंट में रोटियाँ ले सकते हैं, कोई कमी नहीं रखनी है आपने खाने पीने के अंदर, ना चावल की रखनी है ना आपने रोटी की रखनी है, आप उसको खुल के ले सकते हैं। ध्यान क्या देना है कि बहुत ज़्यादा आपने सब्जियों पे ध्यान नहीं देना होता। बिल्कुल सही सुना आपने, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत प्रोटीन की हो रही होती है और इस प्रोटीन को पूरा सब्जियां नहीं कर पाती। तो जितने भी पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं उनको हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप सही अमाउंट में अपना प्रोटीन इंटेक अपने खाने के अंदर लीजिए। सब्जियों पे अगर आप पेशेंट बहुत ज़्यादा लेता है, वेज डाइट बहुत ज़्यादा लेता है, तो बॉडी के अंदर डिप्रिशिएशन देखी जाती है कि जो बॉडी है वो डिग्रेड होना शुरू होती है और लॉस होता रहता है। मगर ऐसे पेशेंट क्या करें जो वेजिटेरियन हो, जो अपना एनिमल प्रोडक्ट ना ले पाते हो, उन सब के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि मार्केट में आपको किडनी के पेशेंट के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन पाउडर मिलते हैं। उनमें से एक है नेप्रो एलपी। आप इस नेप्रो एलपी का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप वाटर के साथ आप बना के 2 स्कूप इसको थ्राइस आप इसको ले लीजिए। तो जो पेशेंट वेजिटेरियन है, जो एग्स नहीं ले सकता, उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का जो लॉस हो रहा है वो इससे पूरा किया जा सकता है। मगर फिर भी हम हमेशा जोर देते हैं कि आप नेचुरल प्रोटीन पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि वो अगर आप लेना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो किसी और आपके प्रोटीन पाउडर से मच बेटर होते हैं। पेशेंट के अंदर काफ़ी अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डाइट के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती डाइट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं वो समझ गए होंगे अपनी किडनी की कंडीशन को, कि उनकी किडनी में बस एक ही दिक्कत है कि वो प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रही, वो लॉस कर रही है। तो अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हटाना पड़ता है रीज़न जो आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पैदा कर रहा होता है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम खुद में एक ट्रीटेबल बीमारी नहीं होती, कंट्रोलेबल होती है, मैनेजेबल होती है। और अगर से हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण को हटाना पड़ता है। तो अगर आप अपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण को नहीं जानते कि किस वजह से आपकी किडनी इतना प्रोटीन का लॉस कर रही है, क्या ऐसी दिक्कत हो गई कि वो लॉस नुकसान उठा रही है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो हम रीज़न देखते हैं, कारण देखते हैं, वो अक्सर देखा जाता है डायबिटीज़ है पेशेंट को, छोटा बच्चा है, टाइप 1 की डायबिटीज़ है, इसी वजह से किडनी खराब हो रही है, प्रोटीन का लॉस कर रही है। दूसरा सबसे चीज़ क्या देखी जाती है, थोड़े से पेशेंट अगर बड़े आ रहे हैं उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा हो तो बीपी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि बीपी की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एडवांस होता जा रहा होता है। कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, किडनी लेवल ठीक है, किडनी ठीक है, बस प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर बीपी भी देखना पड़ता है। बीपी और शुगर पेशेंट के अंदर देखनी पड़ती है कि ये फैक्टर्स ना हो। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है। पेशेंट को कभी बुखार हुआ, फीवर आया, बहुत लंबे टाइम तक उसने एंटीबायोटिक्स ली, तो उस केसेस के अंदर भी हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल जाता है कि पेशेंट का बुखार तो चला गया मगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी हो गई, प्रोटीन लॉस हो रहा है, क्रिएटिनिन कंट्रोल में रहता है मगर प्रोटीन का नुकसान आपको यूरिन के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे जितने भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनको जो पहला सिम्टम नज़र आता है वो होता है फ्रोथी यूरिन की, यूरिन के अंदर झाग बहुत बनने लग गई। जब झाग ज़्यादा बनने लगे तो जितने भी पेशेंट होते हैं उनको समझ जाना चाहिए कि उनकी बॉडी में से प्रोटीन का लॉस होना शुरू हो गया है और उसे अब ज़रूरत है कंट्रोल करने की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जितने भी पेशेंट हैं किडनी के, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के,
उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी कंडीशन को समझने में कि किडनी में क्या चेंजेस होते हैं जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, किस वजह से चेंजेस आते हैं, कैसे हम उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को, कितनी चेंजेस करनी चाहिए डाइट को। अगर फिर भी आपको लगता है, कुछ भी डाउट आपके माइंड में है, तो हमारा साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी साइट scienceclinic.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पर आपने नेम, एज, जेंडर, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कितने टाइम से फेस करते हैं, वो छोटा सा फॉर्म आप उसमें फिल कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर एक बार आपकी दिक्कत को समझ लेता है, आपकी रिपोर्ट्स देख लेता है, तो समझ जाता है कि आपको ये दिक्कत किस वजह से हो रही थी। उसके अकॉर्डिंगली ही हम आपका KFRT ट्रीटमेंट चला पाते हैं। KFRT ट्रीटमेंट क्या होता है? KFRT ट्रीटमेंट का मतलब है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। तो किडनी आपकी किस वजह से भी खराब हो रही हो, चाहे शुगर हो, डायबिटीज हो, आपका BP हो, या फिर किसी मेडिसिन की वजह से खराब हो रही है, तो KFRT आपकी किडनी के फंक्शन को रिस्टोर करता है। किडनी का फंक्शन क्या होता है? आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है उसे बनाए रखना, आपके जो वैल्यूज हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, उसे कंट्रोल करना, फ्लूइड को कंट्रोल करना, ये जो फंक्शन है उसको रिस्टोरेशन करने का काम किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी डाइट को समझने में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डाइट को समझने के लिए कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किन किन डाइट का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ मैं आप सबके चलने की आगे चाहूँगा। धन्यवाद।